नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इंसाफ। सड़क किनारे लेटा हुआ वो शख्स सिर्फ सांसें ही ले रहा था, क्योंकि शरीर में हिलने की तो हिम्मत ही न थी। चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गया। जब बहुत समय तक नहीं उठा तो आसपास के लोगों ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, मगर कोई न आया। फिर एक स्वयंसेवी संस्था का एक व्यक्ति उनके पास आया। उन्हें हिलाकर पूछा तो उनकी आवाज़ ही न निकली। वहाँ लोगों ने बताया कि कब से ये आदमी ऐसी हालत में है, हमें लगता है कि सड़क पर ही न मर जाए। अच्छा हुआ जो आप आ गए। वो व्यक्ति उनको अपनी टीम की मदद से अपने साथ ले गया। इस बुजुर्ग व्यक्ति को ले जाकर पहले डॉक्टर को दिखाया गया और तुरंत दवाइयाँ शुरू कर दी गईं। थोड़ा होश आने पर उनके लिए खाना लाया गया। खाना देखकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर खाना खाकर उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखाई दिया। संस्था के सदस्य राजीव ने पूछा, बाबूजी आप कैसे हैं? अब कैसा लग रहा है आपको? सुनते ही व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, कितने समय से बस लोगों की दुष्कार सुन रहा था, आज कितने समय बाद बाबूजी सुना। उन्होंने अपने गिरते हुए आंसू पोंछे तो राजीव ने कहा, हमारे लिए तो आप बाबूजी समान हैं। इसके बाद राजीव ने उनके बाल कटवाए, दाढ़ी बनवाने के बाद नहलवाया। उनके लिए नए कपड़े लाए गए थे, जिसे पहनकर बुजुर्ग बार बार आंखें पोंछ रहे थे। राजीव उन्हें शीशे के सामने ले गया। खुद को शीशे में देखते ही बुजुर्ग ने कहा, कितने समय बाद खुद को शीशे में देख रहा हूँ। राजीव ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम प्रकाश बताया। उन्होंने बताया कि वो एक प्राइवेट कंपनी में बाबू थे, जिनका रुतबा कभी कंपनी में बजा करता था, ना तो कभी किसी से रिश्वत ली और ना ही लेने दी। उन्हें इस ईमानदारी के कारण कई अवार्ड से भी नवाजा गया था। जब राजीव ने उनके घर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा घर कहाँ, अब तो दर बदर हो गया हूँ। राजीव ने जोर देकर कहा कि अगर आप कुछ बताएंगे तो आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। प्रकाश जी ने तुरंत कहा, बेटा तुम्हारा इतना एहसान काफ़ी है, अब बचे हुए इस जीवन में और दुत्कार नहीं चाहता और ना ही अब बेइज्जती सह सकता हूँ। राजीव के मन में सवाल उठ रहे थे कि जाने ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ होगा इनके साथ। संस्था के वृद्धाश्रम में प्रकाश जी को बिस्तर दे दिया गया। इतने दिन बाद उन्हें एक बिस्तर नसीब हुआ था, जिस पर हाथ फेरते हुए वो रोते जा रहे थे। खुद गीले में सोकर उसे सूखे में सुलाता है पिता का दिल, कैसा कि औलाद के लिए मरता जाता है। उन्हें अपने बीते जीवन के दिन याद आने लगे थे और उन्होंने राजीव को अपने बारे में बताया। उन्होंने बात वहां से शुरू की जब उनका भरा पूरा परिवार हुआ करता था। उनके परिवार में 2 लड़के थे और पत्नी, जिनका नाम अनीता था। अपनी छोटी सी नौकरी और कमाई से दोनों ने कड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया था। प्रकाश जी का काम छोटा ही था और कमाई इतनी ना थी उच्च शिक्षा दिलवा सकें, लेकिन बच्चों के चाह को उन्होंने कभी मारा नहीं। टूटी चप्पलों और 2 जोड़ी पैबंद लगे कपड़ों में जीवन बिताते रहे। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग गई। दोनों बेटे बाहर रहते थे और स्थिति कुछ ठीक हो चली थी। आखिर दोनों बेटे कमाने जो लगे थे, लेकिन मन मारते मारते दोनों पति पत्नी की इच्छाएं मर ही चुकी थीं। अब तो उन्हें बच्चों को खुश देखकर ही सुकून मिलता था। बड़ा बेटा रोहित घर आने वाला था, क्योंकि उसका अपने ही शहर में ट्रांसफ़र हो गया था और दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसे ही बड़ा बेटा आया तो माता पिता बहुत खुश हो गए। पसंद के पकवान बनाए गए। प्रकाश जी ने कहा, अनीता अब रोहित के लिए लड़की देखना शुरू करो, इसका घर बसे तो आरव का भी घर बसाने का सोचें। आप ठीक कहते हैं जी, अब तो इनकी उम्र की शादी की हो गई है। रोहित ने कहा, मम्मी इतनी क्या जल्दी है, कोई लड़की थोड़ी हूँ जो शादी की जल्दी है। अरे बेटा, लड़की की तो और भी जल्दी होनी चाहिए, वो हमने तुम्हारी बहन की कर ही दी है। तुम दोनों की हो जाए तो हम गंगा ही नहा लें। अनीता जी का जवाब सुनकर रोहित ने कहा कि ठीक है, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होगी। इस बात पर दोनों पति पत्नी राजी हो गए। कुछ दिन बाद रोहित एक लड़की को साथ में घर लेकर आया, जिसे देखकर अनीता जी का मन खुश हो गया। उसने आते ही अनीता जी और प्रकाश जी के पैर छुए, जिससे दोनों को लड़की पसंद आ गई। फिर इसके परिवार से बात की तो पता चला उसके पिता तो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और शहर में बहुत मशहूर हैं। प्रकाश का मन उलझन में पड़ गया और उन्होंने रोहित से कहा, बेटा मुझे नहीं लगता कि इनका हमारा कोई मेल हो पाएगा। कहाँ ये इतने बड़े लोग और कहाँ हम। रोहित इस बात पर नाराज होकर बोला, पापा मैं अच्छी नौकरी करता हूँ, एक दिन उनसे भी बड़ा बन जाऊँगा, इसमें मेल न होने जैसी कौन सी बात है। नहीं बेटा, ये बातें बहुत गंभीर होती हैं, आगे जाकर इसका हर जाना भुगतना पड़ेगा। शादी एक बहुत बड़ी बात है और इस शादी में मेरी मर्जी नहीं है। प्रकाश जी ने बेटे को साफ मना कर दिया।
रोहित परेशान रहने लगा और एक दिन उसने जहर खा लिया। उसके कमरे का अंदर से दरवाज़ा बंद था। जब अनीता जी उसके लिए सुबह की चाय लेकर गईं तो देखा कि दरवाज़ा बंद है। काफ़ी देर तक नहीं खुला तो दरवाज़ा तोड़ा गया। मुंह से झाग निकलता देख जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे तैसे कई घंटों की मशक्क़त के बाद जान बची, मगर इतने में माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रोहित से उसके पिता प्रकाश जी ने कहा, बेटा ऐसा क्या किया तुमने और क्यों किया? हमारी परवाह नहीं थी क्या तुमको? रोहित खामोश था और बाद में उसने अपनी माँ अनीता जी से कहा, मम्मी अगर मेरी शादी रिया से नहीं हुई तो अगली बार आप मुझे बचा नहीं पाएंगे। ये सुनते ही अनीता जी के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने ये बात प्रकाश जी को बताई, जिससे उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। प्रकाश जी ने कहा, अनीता मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, कहीं इसकी बात मान कर भी हम इसको खो ना दें। अनीता जी ने कहा, बेटे को मरता देखने से तो अच्छा है। ये सुनकर प्रकाश जी के दिल पर जैसे वज्रपात ही हो गया। उन्होंने आखिर में बेटे की बात मान ली और उस लड़की रिया से रोहित की शादी संपन्न करवा दी। शादी होते ही लड़की के पिता ने दहेज में एक आलीशान घर ये कहकर रहने को दिया कि रिया हमेशा से सुविधाओं से लैस घर में रही है। उसका घर अच्छा है लेकिन काफ़ी छोटा है। मैंने इस घर में रिया और आप सबके लिए सारे इंतजाम करवाए हैं। आप सब परिवार इसमें रहिए। जिससे प्रकाश जी के दिल को गहरी ठेस लगी। रिया पगफेरे के लिए जब घर आई तो उन्होंने रोहित से अकेले में कहा, बेटा ये घर हमें कबूल नहीं, इसके लिए तुम मना कर दो। हमने तुम्हारी शादी की है, तुम्हें बेचा नहीं, और हमारा घर जैसा भी है रिया बहू को कबूल करना चाहिए। रोहित इस बात को सुनकर बिगड़ गया। पापा आपके पुराने विचार मेरी नई जिंदगी के आड़े आ रहे हैं। अगर आपको स्वीकार नहीं तो मत कीजिए, लेकिन रिया को मत रोकिए, और जहां रिया होगी मैं भी वहीं रहूंगा। मुझे अपनी पत्नी का ही साथ देना होगा। ये बात सुनकर प्रकाश जी रोहित को देखते ही रह गए। उन्हें रोहित की जहर खाने वाली बात याद आ गई, लेकिन उन्हें इस दहेज के घर में रहना गवारा ना था। उन्होंने कहा, तो ठीक है तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। अनीता जी ने कहा, अजी समझते क्यों नहीं आप? ये आजकल के बच्चे हैं, इनके रिश्ते ऐसे ही होते हैं। अब हमारी ज़िंदगी भला कितने दिन की है जो इस तरह बैर करें और दखलंदाजी करें? आपको खुशी खुशी बच्चों का साथ देना चाहिए। रोहित और उनके छोटे बेटे आरव ने तुरंत कहा, मम्मी सही कह रही हैं। पापा थोड़ा सा तो सोचिए। प्रकाश जी ने सबकी तरफ फिर गुस्से में कहा, अनीता कम से कम तुमसे तो ऐसी उम्मीद ना थी। तुम्हें कुछ याद नहीं या सब भूल गई? मैंने किस तरह मेहनत करके खुददारी से इन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। इधर आओ। ये कहकर प्रकाश जी अनीता जी का हाथ खींचते हुए स्टोर रूम तक ले गए। पीछे पीछे उनके दोनों बेटे भी पहुंच गए। एक पुराने से संदूक का ताला खोलकर उसमें रखे सामान के नीचे एक पॉलीथिन में दबी चप्पल निकालकर कहा, ये याद है तुम्हें? इनमें बने ये छेद देखो, ये कैसे हुए जानती हो? मेहनत कर घिसने से। मैं नई खरीद कर नहीं पहन पाया था, क्योंकि बच्चों की फीस, पढ़ाई, घर के खर्चे सब मुँह बाए खड़े रहते थे। क्या तुम में से किसी ने में कहा कि तुम्हारे खर्च बाद में, पहले मैं अपने लिए चप्पल लाऊंगा? बोलो, कभी कहा क्या? अब बोलती क्यों नहीं अनीता? अनीता जी आंखों में आंसू भरे खामोश खड़ी थीं। उनके हाथ में टूटी चप्पल देखकर रोहित ने कहा, पापा आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। ऐसी चप्पल कौन संभाल कर रखता है? इनको फेंकिए और इसको यादों को भी बाहर फेंकिए। आपको मूव ऑन करना चाहिए। रिया देखेगी तो क्या सोचेगी कि आप कभी ये भी पहनते थे? प्रकाश जी का गुस्सा रोहित की बातों से सातवें आसमान पर पहुंचा और वो जोर से दहाड़े, तुम का जानो इनकी कीमत? इन्हें मैंने पाई पाई जमा करके खरीदा था और तुम लोगों के लिए एड़ियां रगड़ते हुए घिस भी दिया था। अनीता, ये मेरे जीवन की वो याद है जिसे मैं खोना नहीं चाहता, जिससे मेरे पैर जमीन पर रहें, और अपने बच्चों के लिए भी मैं यही चाहता कि जैसे खुददारी से मैं जिया, हम वो भी वैसे ही जिएं। लेकिन इनके 2 दिन के प्यार पर मेरे सारे जीवन की खुददारी, भारी कमाई छोटी पड़ गई। प्रकाश जी बोल ही रहे थे कि रोहित बीच में बोल पड़ा, पापा आप हमको एहसान जता रहे हैं। एक माता पिता ये सब करते हैं। अगर आपने मन मारा है तो हमने भी मारा है। आपने हमें इतना दिया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं दिया जो दूसरे बच्चों के पास था, जिन्हें देखकर हम मन मारते थे, लेकिन कभी आपने मांगा नहीं। जब आज इतना कुछ मिल रहा है तो आपका अहंकार आड़े आ रहा है। अरे इतना कुछ आप 7 जन्म में नहीं कमा पाएंगे। प्रकाश जी का हाथ ये सब सुनकर हवा में उठा और जोर से दहाड़े, चुप हो जा रोहित। और हाथ रोहित पर उठने से रह गया। तो अब आपने आंसू रोक न सके थे। अनीता जी अपने पल्लू से
के आंसू पोंछ रही थी और उन्होंने रोहित को बाहर जाने को कह दिया था, लेकिन प्रकाश जी का सब्र का बांध टूट गया था। अनीता जी ने कहा, मुझे सब याद है कि कैसे आपने सारे दिन भूखे रहकर बच्चों के पेट भरे हैं, इनकी ख्वाहिशें पूरी की हैं। आपका त्याग मैं भला कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो हर एक पल की साझीदार हूँ। अनीता जी ने उनके धीरे से कमरे में ले जाकर ठंडा पानी पिलाया और कहा, आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि बच्चों को घर तो बसाना है, एक गाय भी बछड़े के बड़ा होने पर उसे छोड़ देती है, फिर हम तो इंसान हैं। इन्हें कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इनकी खुशियों के आड़े आ रहे हैं, वरना इसके लिए हमारा दिल भी खुद को कभी माफ़ नहीं करेगा। प्रकाश जी खामोश थे। प्रकाश जी ने कहा, मुझे कुछ वक्त दो अनीता, अभी मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। रोहित और आरव दोनों वहां से चले गए। अगले दिन रिया रोहित के साथ मायके से वापस आ चुकी थी। आते ही रिया ने सबको अपने घर से लाए तोहफे दिए। प्रकाश जी ने कहा, बेटी तुम्हारा हमारे लिए तोहफे लाना सम्मान है, लेकिन ये इतने महंगे तोहफे हम कैसे ले सकते हैं? ये सोने चांदी के तोहफे नहीं, बल्कि तुम हमको साधारण सा भी कुछ लाकर दोगी तो हमें उससे अपनाने में बहुत खुशी होगी। बेटा, हम तो ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। रिया ने हंसकर कहा, पापा जी, वो क्या है, अगर पापा की साड़ियों का बिजनेस होता तो पापा वही भेज देते। ये सुनकर छोटा बेटा और अनीता जी हंसने लगे, लेकिन प्रकाश जी का चेहरा देखकर मुंह पर हाथ रख लिया। प्रकाश जी ने कहा, बेटा जो भी हो, ये तोहफे देकर बिजनेस में घाटा उठाने की क्या ज़रूरत है? तुम ये वापस कर देना, बदले में कोई साधारण सा कुर्ता पजामा ला देना। रिया ने कहा, पापा जी, मेरे पापा के पास उतनी फुर्सत ही नहीं है, ये उन्होंने बहुत ही मान सम्मान के साथ भेजा है, प्लीज़ आप स्वीकार कर लीजिए। अब प्रकाश जी कुछ न कह पाए और उन्हें उपहार स्वीकारने ही पड़े। बाद में अनीता जी ने कहा, देखा हमारी बहू कितनी अच्छी है, बात को कैसे संभालती है। प्रकाश जी ने कहा, मेरे बच्चों को भी इतना ही समझदार होना चाहिए था, लेकिन अफसोस, कहकर उन्होंने आंखें पोंछी और उठकर टहलने चले गए। रोहित और रिया ने नए घर जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन प्रकाश जी शांत थे। रिया ने अनीता जी से कहा, मम्मी जी आप लोग भी पैकिंग कर लीजिए, सब एक साथ ही जाएंगे। पीछे से प्रकाश जी ने आकर कहा, वो क्या है बेटा, कि इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसी कारण यहाँ से जाकर हमारा मन कहीं और तो नहीं लगेगा। तुम लोग जाओ, हम मिलने आ जाया करेंगे। रिया ने कुछ नहीं कहा। रिया ने रोहित से कहा तो उसने भी यही जवाब दिया, जब उनका मन नहीं है तो क्यों जोर देती हो, जब मन करेगा तो आ जाएंगे। रिया रोहित के साथ नए घर में चली गई और साथ ही छोटा बेटा भी उनके साथ चला गया। प्रकाश जी सबके जाने से दुखी थे, लेकिन उनका आत्मसम्मान उन्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। इस दुख में उनकी तबीयत खराब रहने लगी। अनीता जी उनका भरपूर ख्याल रखती थी, बावजूद इसके उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रकाश जी बिस्तर पर आ गए, लेकिन अनीता जी के लाख समझाने पर भी बेटे के यहाँ जाने को तैयार न हुए। उनका ख्याल अकेले रखते रखते अनीता जी भी बीमार रहने लगी और एक दिन उनका पांव फिसलकर गिरने से कूल्हे की हड्डी टूट गई। इसके बाद अनीता जी को तीमारदारी में समस्या आने लगी। रोहित के कहने पर प्रकाश जी रोहित के घर जाने को तैयार हो गए। सब सही चलता रहा, जिसे देखकर एक दिन प्रकाश जी ने अनीता जी से कहने लगी, देखा सब ठीक चल रहा है, आप ही आने को मना करते थे, पहले आ जाते तो आज इतने बीमार ना होते। प्रकाश जी ने कहा, वो बात अपनी जगह थी, चलो ये भी ठीक है। रिया अक्सर शाम के समय घर पर ही न रहती थी। इधर रोहित भी ऑफिस से देर से ही आता था। प्रकाश जी अक्सर कहते कि रात का खाना सबको साथ में खाना चाहिए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन उन्होंने रिया को जाते देखकर कहा, बेटा रोज कहाँ जाती हो, देर रात तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं होता, और हम इंतजार करेंगे, खाना हमारे साथ खाना। रिया बगैर कुछ कहे चली गई और खाने के समय अनीता जी और प्रकाश जी उसका इंतजार करते रहे। रात के 12 बज गए थे और तभी रोहित घर पर आ गया। उन्होंने रिया के साथ अब तक न आने की बात कही तो उसने कहा, पापा वो एक पैसे वाले परिवार से है, उसके तौर तरीके और लाइफ स्टाइल भी वैसी है, जो करती है करने दीजिए, आप अपना देखिए। प्रकाश जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा, ये अच्छी लड़कियों के तौर तरीके नहीं होते बेटा, जमाना क्या कहेगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई तो रोहित ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने रिया खड़ी थी, जो किसी लड़के के कंधे पर झूल रही थी। प्रकाश जी ने ये सब पहली बार देखा। रोहित ने आगे बढ़कर कहा, अरे अतुल, तुम इसको कमरे में ले जाओ, कॉफ़ी लोगे क्या, साथ आए। उस लड़के अतुल ने कहा, नहीं रोहित, मैं चलता हूँ, आज इसने गलत ब्रांड पी लिया है, जरा नशा हो गया है, तुम देख लेना। अतुल जा चुका था और रिया अपने कमरे में बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई थी। रोहित ने कहा, मम्मी पापा आप भी सो जाइए, काफ़ी रात हो गई है, आरव आएगा तो मैं डोरबेल
खोल दूंगा। कहकर जैसे ही रोहित पलटा उसे प्रकाश जी ने कहा, रुको रोहित, ये सब क्या है? बहू शराब पी कर आई है और वो भी किसी लड़के के साथ। रोहित एक बारगी तो शक पका गया, फिर बोला, पापा वो अतुल था, उसको मैं जानता हूँ। आज इनके घर पार्टी थी जिसमें मैं भी इनवाइट था, लेकिन ऑफिस के कारण नहीं जा पाया। ये नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं पूछ रहा हूँ कि ये शराब पीती है। प्रकाश जी ने कहा तो रोहित ने थोड़ा तन कर कहा, पापा वो कॉन्वेंट से पढ़ी है, मेरी तरह हिंदी मीडियम से नहीं। इनकी फैमिली का बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, वहाँ से सब आम है और सोसाइटी का हिस्सा है। प्रकाश जी ने वक्त की नज़ाकत को समझकर कहा, हमें ये सब पसंद नहीं। इसको कहना आइंदा से ऐसा ना करे, हमारे घर में बहू बेटियां शराब नहीं पीती। रोहित मुंह बनाकर कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रकाश जी ने अनीता से कहा, अनीता जाने हमारा घर किस कगार पर खड़ा है। अनीता जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं रिया को समझा दूंगी। अगले दिन इस बारे में किसी ने किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन रिया शाम को फिर से चल दी और अनीता जी ने आवाज़ देकर कहा, रिया जल्दी आ जाना और कल की तरह मत आना बेटा। रिया को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बिन कुछ कहे वो रोज़ की तरह चली गई और रात को 10 बजे घर में ठीक से वापस आ गई। 3 दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन चौथे दिन रिया को देर हो गई। रोहित ने कहा, आप लोग सो जाइए, रिया के लिए मैं बैठा हूँ। प्रकाश जी ने कहा, हम भी यहीं बैठे हैं। रोहित उनके वहाँ बैठने से मन ही मन कुढ़ रहा था। आज रिया को बहुत देर हो गई थी, 12 से ऊपर का समय हो चुका था। रोहित अनीता जी और प्रकाश जी से सोने को कहता रहा, लेकिन वो दोनों भी उसके इंतजार में सोफे पर बैठे रहे। रात के 1:30 बजे दरवाजे की बेल बजी और रोहित ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने रिया खड़ी थी, नशे में झूमती। रिया अपने हाथों में सैंडल पकड़कर नंगे पांव खड़ी थी। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, रोहित, और वो रोहित के ऊपर गिर गई। इतने नशे में उसको कौन यहाँ तक छोड़ गया था, ये पता नहीं चला। प्रकाश जी का पारा हाई हो चुका था। इतनी रात को उन्होंने कुछ कहना सही नहीं समझा और गुस्से में अनीता जी की तरफ देखकर कमरे में चले गए। अनीता जी भी पीछे पीछे कमरे में चली गईं। प्रकाश जी अंदर जाते ही बरस पड़े, ये कैसे संस्कार हैं इस लड़की के? तुम तो कहती थी कि रिया कितनी अच्छी बहू है, बात संभालना जानती है, लेकिन ये तो बस पीना जानती है। अच्छे घर की बहू बेटियां इस तरह शराब पीकर नहीं आती। अमीर होना क्या यही सिखाता है? सुनिए जी, अब सुबह बात करेंगे, आपका बीपी बढ़ जाएगा। प्रकाश जी बड़बड़ाते हुए सो गए। अगले दिन प्रकाश जी ने नाश्ते के समय बात शुरू की। रिया सुनकर पैर पटकती हुई अंदर चली गई। प्रकाश जी ने कहा, रोहित, इसको समझा कर रखो, शादी के पहले जो भी किया, लेकिन अब नहीं। इज्जतदार लोग हैं हम, यूं इज्जत दांव पर लगाने का काम नहीं करते। लेकिन पापा, उसको ऐसी पार्टियों की आदत है, वो शाम को घर में नहीं रह सकती। अब एकदम से आदत कैसे जाएगी? वो ऐसे माहौल से नहीं है। रोहित ने रिया का पक्ष लिया। आदत नहीं है तो आदत डाल ले, लेकिन ये सब नहीं चलेगा, ये आखिरी बार है, प्रकाश जी ने कहा और उठकर चले गए। रोहित ने जब रिया से बात की तो उसने कहा, बाहर नहीं कर सकती तो घर में ही पार्टी करूंगी, तब तो तुम्हारे पापा को ठीक लगेगा, इससे ज़्यादा तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। रिया ने दोनों हाथ हवा में लहराकर कहा। तो रोहित ने यही बात प्रकाश जी से कही। उन्हें बुरा लगा, लेकिन सोचा कि एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। वो 2 दिन बाद घर में पार्टी थी और अनीता जी ने खुशी से रिया के दोस्तों के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए थे। वो चाहती थी कि रिया खुश रहे और घर का माहौल ठीक रहे। 8 बजे से शुरू हुई पार्टी रात के 12 बजे तक चली और अनीता जी किचन संभालती रहीं। सब लोगों ने कहा, रिया तेरी सास तो कमाल का खाना बनाती है, जरा मिलवा दे। रिया ने इग्नोर कर दिया और अनीता जी को सबके सामने आने ही न दिया। देर तक चली पार्टी में रिया काफ़ी थक चुकी थी, मगर गनीमत ये रही कि उसने शराब नहीं पी थी। शायद रोहित का कहना माना होगा, अब ये पार्टियां आए दिन होने लगी, लेकिन अब रिया खुलेआम शराब पीने लगी थी। प्रकाश जी ने कितनी बार रोहित से कहा कि रिया को समझाए, लेकिन उसने कहा, पापा ये हाई सोसाइटी की बातें हैं, आपको समझ ना आएगी और आप इतनी रोक टोक मत लगाइए। रिया के पिता का घर है, वो मन में आएगा करेगी। इसके बाद तो होता उसमें कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अनीता जी इतना काम संभाल नहीं पा रही थी। इतना सारा खाना और नाश्ते के व्यंजन रोज बनाकर वो थक चुकी थी। इस उम्र में इतना खाना बनाना उनके बस की बात नहीं थी। इसी करना एक दिन वो बीमार पड़ गईं और रिया के लिए बात चिंता का विषय हो गई, क्योंकि उसकी पार्टी की जान अनीता जी का खाना होता था। उसके 10-15 दोस्त अक्सर ही पार्टी में आते थे और सब अनीता जी की तारीफ करते नहीं थकते थे। प्रकाश जी कभी पार्टी का हिस्सा नहीं बने और ना ही किसी को कभी मिले।
वो हमेशा अंदर बैठे रहते थे। रिया जी ने अनीता से जाकर कहा, खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा, दवाई खाइए और जाइए, मेरी बेइज्जती मत करवाएं। प्रकाश जी ने अनीता जी को उठने से मना कर दिया तो रिया ने कहा, आप तो कुछ करते नहीं हैं, घर का खर्च मेरे पापा चलाते हैं और बदले में ये कुछ काम कर देती हैं, आपको तकलीफ क्यों होने लगती है? मेरे दोस्त आ रहे हैं, खाना घर में ही बनेगा। प्रकाश जी ने सख्ती से मना किया मगर रिया और पे कोई असर न हुआ। अनीता जी ने कहा, इतना भी कुछ नहीं हुआ, मैं बना दूंगी। रिया तुम चिंता मत करो। अनीता जी बीमारी में उठकर किचन में काम करने चल दी। यही बात जब रोहित के आने पर प्रकाश जी ने उससे कही तो उसने कहा, पापा मम्मी ठीक होंगी तभी करने गई होंगी, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। प्रकाश जी दांत पीस कर रह गए। उन्हें रोहित का बदला व्यवहार काटने लगा था। एक दिन उन्होंने इस सबसे तंग आकर कहा, रोहित मैं और तेरी माँ पुराने घर जा रहे हैं। रोहित ने तपाक से कहा, पापा लेकिन आओ वहाँ कैसे रहेंगे, वो तो घर मैंने बेच दिया है। प्रकाश जी आवाक खड़े रह गए। सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित उनसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उन्होंने कहा, मुझसे बिना पूछे मेरी जमा पूंजी खत्म कर दी, मुझसे पूछा क्यों नहीं? तो रोहित ने कहा, मम्मी से पूछा था और उन्होंने ही पेपर पर साइन भी किए हैं। प्रकाश जी ने अनीता जी की तरफ देखकर कहा, क्यों अनीता, तुम भी इसकी तरह विश्वासघाती हो गई? अनीता जी ने कहा, मेरी बात को सुनिए आप। लेकिन प्रकाश जी उनकी एक भी न सुनने को तैयार थे। अनीता जी अपनी बात कहने के लिए उनसे आग्रह करती रहीं, लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि कुछ सुनना ही न चाहते थे। प्रकाश जी ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। अनीता जी दिन रात भगवान के आगे बैठी रहती और प्रार्थना करती कि प्रकाश जी एक बार उनकी बात सुन ले, लेकिन प्रकाश जी की नाराज़गी एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं हुई। एक दिन अनीता जी खूब रोईं और रोते हुए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। इसके बाद अनीता जी ने एक दिन फिर बात करने की कोशिश की, मेरी बात एक बार तो सुन लीजिए, भले बाद में नाराज़ हो जाइएगा। लेकिन प्रकाश जी ने निगाहें फेर लीं तो उन्होंने वो चिट्ठी रोते हुए उनके आगे रख दी। लेकिन प्रकाश जी ने चिट्ठी पढ़ी ही नहीं, जिसके बाद इसी दुख में उन्होंने दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसीं। उनके अंतिम संस्कार के बाद उनको इस चिट्ठी का ख्याल आया तो उन्हें जाकर उसको अलमारी से निकाल कर पढ़ा, जिसमें लिखा था, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन मुझे भी एक बार अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए था। आपकी नाराज़गी मेरी जान ले जाएगी। आजकल दिल में दर्द सा होता है, सांस लेते नहीं बनती। जाने क्या हो रहा है। रोहित पैसे को लेकर थोड़ा परेशान था और वो जानता था कि आप इस घर को बेचने की परमिशन कभी नहीं देंगे। उसके ऊपर 60 लाख का लोन है, जिसके लिए वो बहुत परेशान था। मैंने उसकी मदद कर दी क्योंकि मुझे डर था कि वो कहीं कुछ कर ना बैठे। उस वक्त यही सही लगा और आसान भी। इतनी जल्दी कमा कर वो कर्ज अदा नहीं कर सकता था। उम्मीद है कि इसके लिए आप मुझे और उसको माफ़ कर देंगे। प्रकाश जी चिट्ठी पढ़ते ही फपक कर रोने लगे और अनीता जी की मौत का जिम्मेवार खुद को और रोहित को ठहराने लगे। रोते हुए कहने लगे, अनीता, काश ये चिट्ठी मैंने पहले पढ़ ली होती तो तुम्हारी बीमारी का पता चल गया होता। तुम भी तो लड़ सकती थी, बता सकती थी मुझे। अकेला छोड़कर ऐसे कैसे चली गई? प्रकाश जी के लिए अनीता जी का जाने का दुख असहनीय था। इस दुख के कारण भूख प्यास खत्म हो गई थी और उन्हें बीमारियों ने घेर लिया था। रिया कोई ध्यान नहीं देती थी। रोहित और आरव अपनी जिंदगी में खुश थे। पिता पर क्या बीत रही है ये जानने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की। इतनी दुख सुख सुविधा होते हुए भी प्रकाश जी का खाने का ध्यान भी कोई नहीं रखता था। सास के जाने के बाद रिया की पार्टी फिर से शुरू हो गई थी। प्रकाश जी एक कोने में पड़े रहते थे और पार्टी के टाइम पर उन्हें स्टोर रूम में भेज दिया जाता था। रिया उनसे काम भी करवाने लगी थी। मेहमानों के आने से पहले की सारी तैयारियां उनसे ही करवाती थी। पार्टी में खाने का साथ पीना भी खूब चला करता था। प्रकाश जी बिन कुछ कहे सारे काम करते, क्योंकि अनीता जी के रहते जब कहा था तब रोहित ने उनका ही अपमान किया था। उनकी चप्पल टूटी तो आरव ने नई चप्पल लाने को कह दिया, लेकिन उसने ये काम रोहित पर टाल दिया। रोहित ने भी कह दिया, आपको जाना ही कहाँ है, इसी की मरम्मत करवा लीजिए। प्रकाश के पास एक पैसा भी ना था कि कोई देता था, सो उन्होंने अपने संदूक को खोलकर वही पुरानी चप्पल निकाल ली। मरम्मत की हुई थी, भले छेद थे। उन्होंने भी सोच लिया, समय ही तो काटना है, इन्हीं में कट जाएगा। किसी ने ध्यान ही न दिया कि प्रकाश जी पुरानी टूटी भद्दी दिखने वाली चप्पल पहने रहते हैं। उनके कपड़े कहीं से भी फट जाते थे तो वो अपने हाथ से सिलकर पहनते थे। जगह से सिलाई
साफ दिखाई दिया करती थी। वो अक्सर अनीता को याद कर सोचा करते, अनीता तुम होती तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी के लिए कुछ नहीं रहा। प्रकाश जी दुख में जीवन काट रहे थे और किसी को कोई मतलब नहीं था। एक बार घर में पार्टी हुई तो रिया ने उनसे कोल्ड ड्रिंक देने के लिए कहा तो प्रकाश जी चाह कर भी मना ना कर सके, क्योंकि रिया का गुस्सा कौन झेलता। अब उनकी टूटी चप्पलों की ओर देख रहे थे और कभी उनके सिलाई किए कपड़ों की तरफ देख रहे थे। किसी ने पूछा, न्यू सर्वेंट है रिया? रिया ने कहा, ओह हाँ, बहुत मजबूर है ये, इसीलिए रख लिया। मुझे भी हेल्प करना पसंद है। उसने नहीं कहा कि ये मेरे ससुर जी हैं। उसकी ये बात सुनकर प्रकाश जी चुपचाप ट्रे लेकर चले गए और स्टोर रूम में जाकर खूब रोए। उन्होंने रोहित से कहा तो उसने कहा, जब ऐसे रहोगे तो यही कहना पड़ेगा, हमारा भी तो कोई स्टेटस है। क्या जरूरत थी, मांग लेते सबके सामने, ऐसे क्यों गए? प्रकाश जी फट पड़े और बोले, बाप की हैसियत बच्चों से होती है। अगर मेरे हाल ऐसे हैं तो तुम्हें भी तो नजर आता होगा। हर बात पर हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगूंगा। प्रकाश जी की बातें सुनकर रिया ने कहा, रिया आप बाप को थोड़ा समझाओ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये घर मेरा है और यहाँ रहकर ज़्यादा बोलोगे तो धक्के देने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तुम्हारे बाप को मेरी बेइज्जती करवा कर खूब मज़ा आया है। रिया आग की तरह बरसने लगी। प्रकाश जी से रहा न गया और कहा, मेरा घर बेचकर मुझे ही को आंखें दिखाते हो तुम लोग? मेरा घर वापस करो। रिया ने इस बात पर प्रकाश जी को जोर से धक्का देकर कहा, बुड्ढे इसी वक्त घर से निकल जा। तेरी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा बाप किसी को नहीं चाहिए। मैंने बहुत झेल लिया, अब नहीं झेलूंगी। रोक टोक लगाता है। रिया की इस हरकत पर रोहित कुछ नहीं बोला और खड़ा देखता रहा। प्रकाश जी रोहित से बाकी बची उम्मीद भी टूट गई। फटे कपड़े और टूटी चप्पल जिन्हें देखकर कभी खुद की मेहनत पर गर्व होता था, वही पहनकर आज घर से बेघर हो गए थे। प्रकाश जी अनीता जी के जाने से पहले ही टूट गए थे और आज बेटे के सामने बहू ने घर से निकाल दिया था। जीवन में इज्जत कमाई थी लेकिन आज कुछ भी नहीं बचा था। बाहर निकले तो सब उनके हैं और चप्पल देखकर हंस तो रहे थे, लेकिन एक भी ऐसा नहीं था जिसे मदद करने का ख्याल भी आया हो। ये दुनिया कितनी बेरहम है, यही सोचकर भारी कदमों से प्रकाश जी चलते जा रहे थे। एक दीवार के सहारे नीचे बनी पटरी पर थक कर बैठ गए थे। कोई खाना रखकर चला गया तो आंसू भरी आंखों से पहले तो देखते रहे और बाद में जब सब लुट जाने का ख्याल आया तो उसी को किस्मत मानकर उठाकर खा लिया। अपने कपड़ों में बस एक तस्वीर छिपाई थी जो अनीता जी की थी। सारी बातें बताते बताते उन्होंने तकिए के नीचे से अनीता जी की तस्वीर निकालकर राजीव को दिखाई। राजीव ने कहा, आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आप तो सिर्फ अपने अच्छे उसूलों पर चल रहे थे। ऐसे माता पिता किस्मत वालों को मिलते हैं। प्रकाश जी नजर झुकाकर रो रहे थे और राजीव उन्हें दिलासा दे रहा था। अब राजीव का काम था उन्हें उनका हक दिलाना, जिसके लिए उसे उनके घर का पता चाहिए था। उसने बातों बातों में बहाने से उनके घर का पता मांगा तो उन्होंने दे दिया। राजीव अपने साथ एक मेंबर को लेकर उनके दिए पते पर पहुंचा और उनको वहां बड़ा बेटा रोहित मिला। उसने रोहित से कहा कि प्रकाश जी से मिलना है, तो रोहित ने कहा कि उनकी तो डेथ हो गई है। राजीव ये सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि कितने गिरे हुए बच्चे हैं। राजीव ने कहा कि वो बैंक से आए हैं और उनके नाम पर कुछ पैसे हैं, वो उनके सिग्नेचर के बाद ही मिलते क्योंकि कोई नॉमिनी नहीं है। अब डेथ के बारे में सारे पैसे बैंक रख लेगा। इस पर रोहित सोच में पड़ गया और तुरंत बोला, अरे वास्तव में मेरे पापा थोड़े इननॉर्मल हो गए थे और दिमागी हालत खराब हो गई थी। एक दिन जाने कहाँ चले गए और मिले नहीं, लेकिन लगता है कहीं जिंदा होंगे। राजीव मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि उसको पता था कि ऐसा ही होने वाला है। उसने कहा कि उनको ढूंढ लाइए और बैंक आकर पैसे ले जाइए या फिर डेथ सर्टिफिकेट ले आइए, वो भी काम कर जाएगा। राजीव ने अपना नंबर दिया और चला गया। रोहित ने जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया कि कैसे पैसे हासिल किए जाएं, जिसके लिए उसने प्रकाश जी को ढूंढना भी शुरू कर दिया। प्रकाश जी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। रिया ने सुझाव दिया कि बैंक वालों से बात कर ले और थोड़ा ले देकर बात बना ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। फिर एक आइडिया छोटे भाई आरव ने दिया कि क्यों ना एक डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए। जब 1 साल से पापा का पता नहीं तो अब पापा क्यों आएंगे, और आ भी गए तो उनको घर में वापस रखना पड़ेगा। इस बात पर रोहित और रिया की बाँछें खिल गईं। दोनों ने जुगाड़ करके कुछ दिन में डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। इसके बाद रोहित ने राजीव को कॉल करके कहा तो उसने कहा ठीक है बैंक आ जाइए, और रोहित को बैंक में बुलवा लिया।
रिया के साथ आरव और रोहित बैंक टाइम पर पहुंच गए थे। उन्होंने जाकर राजीव को डेथ सर्टिफिकेट दिखाया तो राजीव ने कहा, क्या सच में इनकी डेथ हो गई है? तो रोहित ने कहा, हाँ ये अब नहीं है, हमको गलतफहमी हो गई थी, एक हॉस्पिटल से पता चल गया और उन्होंने ही ये बनवा कर दिया है। राजीव मुस्कुराया और उसने पीछे केबिन में आवाज़ दी तो प्रकाश जी सामने आ गए, जिन्हें देखकर तीनों बेटे बहू का मुंह खुला रह गया। रोहित को अब सारा माजरा समझ में आ गया था कि ये सब उन्हें फंसाने के लिए किया गया था। राजीव की एक कॉल पर पुलिस भी हाजिर हो गई थी, जिन्हें धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में तीनों को गिरफ्तार किया। प्रकाश जी के सारे बयान ले लिए गए, जिसमें तीनों पर इल्ज़ाम थे। रिया पर घर से निकालने का इल्ज़ाम था, तो उसके पिता के कहने पर भी पुलिस ने उसको नहीं छोड़ा। प्रकाश जी आश्रम में कुर्सी पर बैठे कुछ सोच रहे थे, तो राजीव ने आकर पूछा, बाबूजी अब कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा, बेटा कैसे कहूँ कि अच्छा लग रहा है, संतानें तो अपनी ही हैं, लेकिन न्याय के आगे हमेशा से झुकाता आया हूँ और अब भी झुकाऊंगा। करनी का फल तो सबको भुगतना पड़ता है, वाकई करनी का फल सबको ही भुगतना पड़ता है। जितने चाहे जतन कर लीजिए, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।